हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। अब कल की कक्षा में लगभग 8 खंड 1 खंड 2 के निबंध की चर्चा हो गई थी। आज हम बात करेंगे लोकोक्तियों पर। ये अद्भुत चीज़ है। इसको नीति वाक्य भी कहा जाता है, लोकोक्ति भी कह दें। सवाल उठता है कि इससे मिलता जुलता भी कुछ है साहित्य में, जिसको हम मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरा और इस लोकोक्ति कहावत में क्या अंतर है? तो मुहावरे जो हैं, जो दोनों का जो निर्माण की पद्धति है, उसमें बेसिक अंतर है। हालांकि बहुत सारी लोकोक्तियाँ थोड़े से सुधर कर पहुंच जाती है मुहावरे के खाने में भी, लेकिन आंग्ल भाषा में, इंग्लिश में वो फ्रेज बहुत स्टैंडर्डाइज हो जाता है, बहुत उसका मानकीकरण हो जाता है। हिंदी में थोड़े मुहावरे के मामले में अगर लोकोक्ति उससे निकल जाए तो तंगी है, लेकिन लोकोक्ति का संसार इतना बड़ा है कि मैं प्रयास करूंगा कि आप थोड़ा समझें। तो लोकोक्ति को समझने का सबसे बड़ा प्रयास अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज के कुछ योगदान को आप भूल नहीं सकते। बजाप्ता इसको समझने के लिए एक डिपार्टमेंट बना और उसमें कई आईसीएस ऑफिसर आए। हाजीपुर नॉर्थ बिहार में केंद्र बना के इकट्ठा किया गया। हुआ क्या था कि मगध क्षेत्र के लोग जो दिहाड़ी मजदूर थे, डेली काम कर रहे थे, वो रिवोल्ट कर दिए। क्यों रिवोल्ट कर दिए? तो ये अंग्रेज आधी हिंदी, चूंकि जो भी आईसीएस अफसर थे उनकी परीक्षा भी केवल निबंध पे ही होती थी। बहुत कड़े सवाल थे, बहुत गंभीर निबंध लिखना होता। आज जैसा नहीं कि मन की बात लिख के लोग चले जाते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि यही निबंध है। बहुत रेफरेंसेस, बहुत पढ़ना पड़ता था। उसके बाद कई भाषाओं का अध्ययन करना पड़ता था, यानी संस्कृत और फारसी तो अनिवार्य था, अंग्रेजी, लैटिन, हिब्रू तो होना ही चाहिए। और फिर जब कैडर डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो वहाँ की भाषा, जो आज भी है, आज भी सिविल सर्वेंट में कैडर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहाँ की भाषा को सीखना पड़ता है। कोई भी सिविल सर्वेंट से आप बात करेंगे, आप किसी भी भाषा में करें, अंग्रेजी में करें, वो लोकल भाषा में ही बात करना पसंद करते हैं, चूँकि अंग्रेज का बनाया हो कि उससे आदमी कनेक्ट होता है। लेकिन चूँकि भारत की सारी जो भारत शास्त्र कहेंगे वो सारे संस्कृत फारसी में ही थे, कुछ अरबी में। क्योंकि मुसलमानों का शासन था तो फारसी राजभाषा थी, उससे पहले संस्कृत राजभाषा थी, तो और बीच में उर्दू एक आम बोलचाल की भाषा बनी भारत में। तो लोकोक्तियाँ जब हम पूरे वैश्विक पैमाने पे देखते हैं तो जितने कृषिगत समाज थे, एग्रीगेरियन सोसाइटी था, उनके पास खूब है। बड़ी अच्छी अच्छी कहावतें अफ्रीकन कंट्री में हैं, खूब सुंदर सुंदर। सोचिए कि कितनी बड़ी बात। आज से 10 साल पहले मैं एक अफ्रीकन प्रोवर्ब पढ़ा, मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन उस प्रोवर्ब का मतलब ये था कि कई बार जीवन में दुख या आफत या आपात आ जाती है, तो उसके लिए वो कनेक्ट करता है कि कई बार मकड़ी का जाल भी शेर को कैद कर लेता है। व्हाट्स ए वंडर थिंग्स।
मकड़ी का जाल भी शेर को कैद कर लेता है। तो जो समाज कृषि से जुड़ा हुआ था वो बहुत ज़्यादा कम शब्दों में कम्युनिकेट करना चाहता था, इसलिए सहज ही जैसे कविता दोनों नैनों से भावना का प्रवाह है, उसी तरह से लोकोक्तियाँ सबके पास कोई शिक्षा नहीं है, लेकिन खूबसूरत से खूबसूरत लोकोक्तियाँ सुनने को आपको मिल जाएगा। बल्कि आज अफ्रीकन स्टडीज़ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं लैटिन अमेरिका या अमेरिका में प्रोवर्ब पे नहीं पढ़ा हूँ, अफ्रीकन कहानियाँ पढ़ के देखा हूँ और अपना ओरिएंटल थॉट में देखा हूँ। जो हम प्राच्यवादी हैं, जो हम पूरब के लोग हैं, जैसे हम लोग दिल्ली में हैं तो पूरबियाँ हैं और अमेरिका में हैं तो पूरब के लोग हैं। तो जो हम पूरब के हैं, हम हैं, चाइना है, जापान है, बड़े देश में कोरिया है, वियतनाम है, सबके पास अद्भुत खजाना है। लेकिन एक बात मजेदार बता दूं कि अब लोकोक्तियों का निर्माण नहीं होता है। मुहावरा का हो रहा है, फ्रेज का हो रहा है, लेकिन लोकोक्तियों का निर्माण बंद हो गया। क्यों? चूंकि सोसाइटी बहुत गतिशील हो गई, कृषि पे पूर्णतः निर्भरता नहीं है, लोग के जीवन में वो संघर्ष गाथा नहीं रही, तो वो बिंब नहीं बन पाया। और जो बने हुए हैं मुहावरे, वो लगभग, मुहावरा नहीं, सॉरी, लोकोक्ति, प्रभाव जो बने हुए हैं वो लगभग 150 साल पहले के हैं। उसके बाद जैसे जैसे चेंज किया है सोसाइटी, बहुत कम कुछ बने होंगे। अब देखिए, तो मगध रेंज के लोग, ये लोग आधी हिंदी में बोलते थे, रे कह दिए। जब मैंने भी उन सारे रिसर्च पेपर को पढ़ा तब मैं जाना कि मगध में भूखे मरना पसंद है, रे बिल्कुल पसंद नहीं। और किसी भी भाषा में, चूंकि बिहार का जो भाषा समुदाय है वो बड़ा समृद्ध है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश का भी, हमारे पास तो जबरदस्त खजाना है। चूंकि आप देखते हैं कि अगर उधर से हम चले सुदूर पूर्व में, भागलपुर को पुराने जिले में रखें तो उसकी अपनी भाषा है बहुत अच्छी, अंगिका। फिर उधर से इधर चलें, पश्चिम की ओर आए, मिथिलांचल, सोचिए कि मैथिली को संविधान की 8वीं सूची में जगह मिल चुकी है। उसके बाद चलें, निकलते ही मुजफ्फरपुर, उसकी अपनी भाषा है, पुराने मुजफ्फरपुर की, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, और आधा शिवहर, बजिका, जिस भाषा का मैं भी हूँ। उसके बाद चलिए गंगा उस पार, दोनों तरफ तो भोजपुरी है, वो भी संविधान में आ चुका था, लेकिन उस पर विरोध है कि जिस दिन भोजपुरी को मिल गया 8वीं सूची में जगह, तो उसको रोका गया है, तो हिंदी खत्म हो जाएगी। और सारी ये हिंदी के लिए माँ अगर हिंदी है तो सब मौसी है, शब्द सबके एक ही हैं। मैक्सिमम शब्द के जो संसार हैं वो तो संस्कृत से आए हुए हैं। वैसे हिंदी को पूरी आज़ादी है, इसलिए हिंदी का संसार बढ़ता है कि वो अंग्रेजी के शब्द को भी नागरी लिपि में लिख सकता है, उसको बुरा मत मानिएगा। नागरी लिपि में लिख देता, बहुत लोग उसको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में डालते, बड़ा झमेला है। अरे किस बात का, पूरी आज़ादी है कि शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जब तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो हमें तमाम शब्दों को रखने का अधिकार है, जो हमारी बोलियों से, बोली और भाषा में भी भाषाविद कोई अंतर नहीं मानते हैं, भी जान जाइए, दोनों एक ही चीज़ है। तो कई चीज़ हम बहुत यूज करते हैं, टटका, ताज़ा, टटका मैथिली में भी खूब यूज होता है, भोजपुरी में भी टटका यूज होता है, हमारे बजिका में बचपन से सुनता है, अरे टटका खाना खाना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है टटका यूज करना। उसके बाद देशज और विदेशज शब्द जो है,
भरपूर ही, खूब उर्दू शब्द है, खूब अंग्रेजी शब्द है। बहुत दुख हुआ, एक बार मैं बहुत बड़े आदमी का वीडियो सुन रहा था, आपके मतलब कंपटीशन की दुनिया से लेकर, तो मुझे हंसी आई, धोखे से कहाँ से वो वीडियो मुझे मिल गया, कि वो कह रहे हैं कि यूपीएससी में आप भाषा के मामले में तत्समीकृत भाषा का उपयोग करें। मुझे हंसी आई, और ये सवाल खड़ा होता था जब हम लोग नया नया हम सिविल सर्विस में पढ़ाने गए थे सन 1991 में बैद ICS में, तो नरेश बैद जी भी इसके पक्षधर थे। तो फिर मेरी मुलाकात दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रख्यात भाषाविद हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे रामाकांत तो रामाकांत जी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कहा कि नहीं ये गलत बात है, भाषा में गुमराह नहीं होना चाहिए, आपकी अभिव्यक्ति सब कुछ है, शब्द कुछ नहीं है, आप क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं, आपके इतनी आज़ादी है, हिंदी तो बाद में बनी है ना, तो उसमें जब आज़ादी है, शब्द के प्रकार हैं। फिर नामवर जी से का नोट्स मैंने देखा, फिर मैं उस निष्कर्ष पे पहुंच गया कि ये गलती ना करें, जो भी शब्द आप लिख सकते हैं शुद्ध लिखें, और आपके वाक्य किसी को परेशानी में न डालें। वो साइलेंटली मुख होता है वाक्य, लेकिन सब कुछ कह देता है, तो बड़ी शिद्दत से बात को कहें। जो व्याकरणिक रूल है, कर्ता उसमें होना ही चाहिए, कर्म होना ही चाहिए, संज्ञा या सर्वनाम होना ही चाहिए। तो उसी तरह से लोकोक्तियों के साथ हुआ कि सम्मानजनक न रहने से उन लोगों ने जानना चाहा कि भाई यहाँ के समाज पे जब रूल करना है तो समझना होगा इनकी भाषा को भी। और 1901 में एक पेपर ही दिया गया, जो बिहार मतलब जो बंगाल कैडर होते थे, बंगाल उस समय बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और बर्मा, उनके लिए एक किताब बनाई गई, और वो किताब आज भी है, इंटरनेट पे तो अच्छी हालत में नहीं है, बट पटना विश्वविद्यालय सब जगह होगी, बताऊंगा उस पर कभी। तो चूंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप कहीं से भयक्रांत हो जाएं या उसको पीछे पड़ जाए, तो उसमें उसको पढ़ना कंपल्सरी किया गया कि आप इस चीज़ को समझें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि क्या कह के जा रहा है कोई किसान या मजदूर, क्या कहना चाह रहा है। तो इस तरह से जब मैंने देखा अरबी लिटरेचर में, तो बहुत इज्जत की गई है लोकोक्ति को। कहा गया है कि ये जैसे भोजन में नमक का महत्व है, उतना ही महत्व लोकोक्ति का है किसी भी भाषा में। तो अगर आप कुछ लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं, अगर उसमें लोकोक्ति का यूज करते हैं तो आप हकदार है। कहाँ कहाँ नंबर कटता है उसमें एक ये भी है कि अधिक से अधिक मुहावरा हो, लोकोक्ति हो, मतलब मैच्योरिटी दिखे, आपकी पूरी पर्सनालिटी उसमें झलके, रादर देन कि आप बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत सूचना से उसको गूंथ रहे हैं। नहीं, खूबसूरत भी बनाना है, रोमांचक भी बनाना है, दैट इज निबंध। ये निबंध की ब्यूटी है। कभी टाइम मिले तो रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ लीजिए, चिंतामणि भाग 1। देखिए कि जिन चीज़ों पे फ्रांसिस बेकन ने काम किया है, ऑलमोस्ट वही चीज़ है, और वो चीज़ सारी लोकोक्तियों में मैंने पाया कि लोकोक्तियाँ का उद्भव कैसे होता है। तो ये पूरे मानवीय स्वभाव से, ईर्ष्या वाली भी लोकोक्तियाँ हैं, प्रेम वाली भी है, नफरत वाली भी है, दोस्ती वाली भी है, मनुष्य का प्रकृति के संग जो रिश्ता है उस पर भी है, मनुष्य का जो जानवर है जिसके बदौलत वो कृषि समाज चला है उस पर भी है, जो हथियार वो कृषि में यूज किया है उस पर भी है, जो भी उसके सानिध्य में रहा है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसपे लोकोक्ति नहीं है। इसलिए किसी खास क्लासिफिकेशन में, वर्ग में नहीं डाला जा सकता। बड़े सौभाग्य की बात है
कि अंग्रेजों ने स्वीकारा है कि हमारे बिहार में सच्चे वेरी ब्रिलियंट दो भाई हुए थे। आरा जिला के थे शाहबाद और वो जिला की चर्चा करते हैं, सब लोग आप लोग जानते हैं, लेकिन उसको भी गलत ढंग से लोगों ने पेश कर दिया। घाघ राव नाम था उनका और भाग राव। तो हम लोगों ने भी पढ़ा है घाघ घाघनी का कथा, हर किसान को याद रहता है। पूरब की हवा चली तो अब क्या करना है, पश्चिम की चली तो अब क्या करना है, कब धान समेट लेना है, कब खेती करनी है। बहुत सम्मानित कृषि वैज्ञानिक हैं, सब चीज पे उनकी लोकोक्ति और कहावत है। तो दो ब्रदर थे, बड़े जमींदार लोग थे, और उन्होंने कृषि से संबंधित एक वैश्विक महत्व की लोकोक्ति दिया। हर भाषा में घाघ की लोकोक्तियां, दोनों भाई की, घाघ और भाग की, उपलब्ध है, और कृषि वैज्ञानिक भी उससे मदद लेते हैं। कितनी बड़ी बात है कि अनुभव के खेत से जो निकला वही लोकोक्ति है, और जो भी हमारे पास भाषा है उसका हम उपयोग कर लेते हैं। पूरे दुनिया में यही हुआ। तो आज के बच्चे कृषि समाज से कटे हुए हैं, समझते नहीं हैं। मजेदार बात है कि मैं एक बार पटना में था, मेरा बहुत व्यक्तिगत रिश्ता रहा है किरण प्रकाशन से। तो वहां पे मैं एक शब्द सुना कि बड़ा सुकराती बतियाता है। फिर मैं एक हाल फिलहाल पटना गया तो एक रिक्शा वाला को मैंने हाथ दिया स्टेशन से बाहर, जमाल रोड से आके। तो बोला हाँ ये सवारी उतारत हैं, और फिर चले गए। तो उस दोनों सवारी के बीच कुछ बात होने लगी, तो कहता बड़ा सुकराती बतिया रहे हो। फिर मैंने बैठा, हम बोले सुकराती बतिया क्या रहा है? अरे बड़ा कानून बतिया रहा है, ये पैसा देना नहीं, साला रिक्शे पे चढ़ गया है। बोले वाह। तो बहुत देर तक मुझे बाध्य कर दिया, कहाँ इसकी आवाज कहाँ तक पहुंची। तो देखिए 2500 साल पहले सुकरात हुए। सुकरात ने क्या कहा? सुकरात ने केवल इतना ही कहा कि सत्य को उजागर करो, सत्ता के सामने प्रश्न पूछो। और वह चीज हमारे बिहार में लोकोक्ति बन के आ गया, सुकराती बतिया रहा है। मतलब सुकरात की तरह थोड़ा कानून बतिया रहा है। देखिए, तो कहां कोई भी चीज कहां से कहां कोई बोला होगा, कोई किसान किसी संदर्भ में पढ़ा लिखा होगा, गांव गया होगा, कोई मजदूर कहा होगा ये खेत में नहीं जोत पाऊंगा, ये है वो है, तो उसने बोल दिया होगा सुकराती बतियाता है। और ये जनरली मगध क्षेत्र में मैंने सुना है, मैं अपने यहाँ कभी इसको सुना नहीं। ऐसे ही बहुत पहले गांव में छठ पूजा पे गया था, तो मेरी बहन पहले आ गई। तो मेरे दादाजी ने पूछा कि और लोग कहाँ रह गए? तो सब डगरा में गोर रख के चले थी, तो कैसे पहुंचते? दे ऑल आर कमिंग थ्रू वो डगरा, जो मतलब अच्छा उसकी भी कहानी, जब नई बहू आती है तो डगरा के में पैर रख के मतलब धीरे धीरे उसको घर में प्रवेश कराया जाता है। हमारे सीतामढ़ी और मिथिलांचल में भी होगा। तो डगरा में पैर रख के आवे थे, तो कैसे वो पहुंचेगा? मतलब छोटे छोटे कदम से पहुंच रहा है। जबकि वो बहन मेरी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन लोकोक्ति से अपनी भावना को एक्सप्रेस कर दी। तो ये दम है। अब सवाल ये है कि आप जब लोकोक्ति लिखते हैं तो केवल अर्थ उसका नहीं वो पूछ रहा है। और मजेदार बात बता दूं कि कोई ऐसी लोकोक्ति नहीं है भारत के अंदर कि जिसका प्रभाव दूसरे भाषा पे भी नहीं है। कॉमन्स हैं, दे ऑल आर कॉमन्स। अलग अलग लैंग्वेज में शब्द बदल जाते हैं। कोई कहेगा हमारे पंजाबी में ऐसे कहा जाता है, लेकिन है, और विश्व के सारे लिटरेचर में है किसी न किसी। क्योंकि अभी मैं जब इसको देख रहा था तो पहला क्वेश्चन था धर्म के बिना विज्ञान
लांगर छै, विज्ञान के बिना धर्म आनर छै। ये मैथिली भाषा का है। मैंने देखा है कि मैथिली और भोजपुरी में ही लोकोक्ति हैं, ज़्यादातर पूछे गए हैं। और ये इस पे बहुत बड़ा काम है अल्बर्ट आइंस्टीन का, कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस चीज़ को सिद्ध किया था कि बिल्कुल। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने उस धर्म की बात नहीं की थी। धर्म के दो स्वरूप हैं, एक जिसको आप अध्यात्म कहते हैं और दूसरा कर्मकांड। इतना अमलगमेशन, इतना बढ़िया से लिपट गया है दोनों शब्द कि अध्यात्म को धर्म से अलग करना सामान्य जनों के लिए आसान नहीं है। बिल्कुल दूध और पानी की तरह मिल चुका है, और या चंदन और पानी की तरह मिल चुका है। तो इसके लिए एक प्रबुद्धता चाहिए। कब आदमी अध्यात्म से कर्मकांड में घुस जाता है, कब कर्मकांड से अध्यात्म में, बड़ा मुश्किल है। और चूंकि ये सारी चीजों को उपजाता कौन है, तो संस्कृति। भाषा भी किसकी देन है? संस्कृति की देन। संस्कृति से ही भाषा की उत्पत्ति होती है। भाषा इकलौता नहीं चलता, पूरा फुल्ली लोडेड होता है, पूरी संस्कृति का वाहक होता है। तो आप उस मुहावरे को जब, लोकोक्ति को जब समझ रहे हैं, तो आपको पूरी सांस्कृतिक चेतना होनी चाहिए और समझना होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको किन संदर्भ में लिया है और हमारा समाज किस संदर्भ में ले रहा है। बिल्कुल उसी संदर्भ में ले रहा है। वो स्वीकार रहा है कि विज्ञान को अगर आध्यात्मिक चेतना नहीं मिली तो विज्ञान तहलका मचा देगा। क्योंकि विज्ञान के पास क्या नहीं है, तो विज्ञान के पास हमदर्दी नहीं है। संवेदना भी है कहीं ना कहीं, लेकिन संवेदना, इमोशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, या सिंपैथी बोलिए, बेस्ट वर्ड है। सिंपैथी है विज्ञान के पास, कहीं ना कहीं सिंपैथिकली चीजें चलती हैं, लेकिन इम्पैथी नहीं है। वो बहुत अंतर है सिंपैथी और इम्पैथी में। तो जीवन में, विज्ञान में बिल्कुल हमदर्दी नहीं है। और एक तरफ जो धर्म है, उसकी आध्यात्मिक चेतना है, वो तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। जैसे भी कॉन्सेप्ट रखता है, उसके लिए तो कोई शत्रु है ही नहीं, सब उसके लिए मित्र हैं। दुनिया की सारी संस्कृति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करती है। और देखिए कि भारत में सुकरात से पहले बृहदारण्यक उपनिषद जब आप देखेंगे, तो उसका जो हीरो है नचिकेता, क्या करता है? वही सुकरात वाली तो बात है, पहले हुआ। वो सुकरात से लगभग 200-300 साल पहले ही हुआ होगा। और उसने अपने पिता के सामने, वत्सरवा के सामने सवाल उठाया, वेयर इज योर कमिटमेंट? कहाँ है आपका वो संकल्प जिसमें आपने कहा था कि अच्छी अच्छी वस्तुएं मैं ब्राह्मण को यज्ञ के बाद दान में दूंगा। हालांकि ये लिखा गया दूसरे पक्ष से, ब्राह्मणिकल सिस्टम को मजबूत करने के लिए लिखा गया, क्योंकि ये सारी लिखावट ही सिद्ध करती है कि उस भूमि में इतने नास्तिक संप्रदाय जन्म लिए। लेकिन उसने सवाल उठाया कि ये बूढ़ी गाय आप दान क्यों दे रहे हैं? पिता उसको जो भेजते हैं, वो मृत्युलोक, जो धरती को छोड़ के स्वर्गलोक की यात्रा करता है, तमाम सवालों को अंत में वो बहुत ही प्रतिष्ठा पाता है। लेकिन सवाल पूछा, वो भी सुकराती ही बतियाया था। तो शुरू से सारे चीजों को देखने के बाद लगता है कि हमारे यहाँ संस्कृति के साथ एक लगाव है, और संस्कृति, हर संस्कृति में चीजों को सोचने का कहीं ना कहीं समानता है, सिमिलरिटी है। तो धर्म के बिना विज्ञान लांगर है, विज्ञान के बिना धर्म आनर है। तो बिहार के मूलतः ये एक सांस्कृतिक भाषा मैथिली में लिखा गया है, लेकिन इसको अपने जीवन में किसी ने उतारा है तो यूरोप ने उतारा है। और ये बिल्कुल अमूर्त श्रेणी का वो लोकोक्ति है। इसको
बहुत तर्कशील होकर लिखना होगा। अब इन दिनों वैश्विक स्तर पे एक डिबेट है, विज्ञान, आप भी 2-3 दिनों से देख रहे होंगे, 4 दिनों से, कि बहुत बड़ी घटना हो गई है वैश्विक पटल पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोरोना के बाद अमेरिका ने बहुत पैसा लगाया, वहाँ के लोगों ने, और ये हुआ कि दुनिया के रोजगार को मुट्ठी में करना, कि बहुत पूंजीवाद की जो प्रकाष्ठा हो सकती है, वो थिंकिंग से सोचा गया कि ऐसा चीज़ बनाए सॉफ्टवेयर। आप तो एजुकेशन में उसको यूज करते होंगे चैट जीटीपी को, लेकिन बहुत छोटा सा है, उसमें तो वो सब चोरी करते हैं। उससे वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जो उसका पेड है मेंबरशिप 10 लाख 20 लाख का, सॉफ्टवेयर इंस्टेंटली बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी एरोडायनेमिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, स्पेस साइंस को समझ सकते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग तक की गई है जो पेड मेंबरशिप। तो इससे क्या है, और ट्रम्प साहब आए और पूरा धमकाने लगे दुनिया को, 22 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाल चुके हैं, ये करेंगे वो करेंगे, वीज़ा में ये करेंगे, और डर लगने लगा। जो बड़ी कंपनी अपनी है, TCS, इन्फोसिस, सबको लगा कि हमारे एम्प्लॉय में कट डाउन करेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एलन मास्क के गठजोड़ से बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी। लेकिन सैल्यूट कीजिए उस चीन को जो पूरे पूरब का शान रखा, उसने 27 तारीख को पूरे वर्ल्ड में फ्री कर दिया अपना डीप सीक, इतना ज़्यादा डाउनलोड हुआ, उसके बाद तहलका कोहराम मच चुका है। सवाल 2 पूछे जा रहे हैं, इन्वेस्टर पूछ रहा है कि आपने इतना बड़ा सब्ज बाग दिखाया और चाइना ने मात्र कुछ लाख डॉलर में इसको बना दिया, अब इस पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि आपने मार्केट को लूटा, इतना पैसे की चीज ही ये नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी का द्वंद्व, वही एलन मार्क्स ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सीमा होनी चाहिए। देखिए दुनिया को, चूंकि ये कहीं ना कहीं मानवता के लिए एक संकट, एक बहुत बड़ा डिबेट है उसके बीच और चाइनीज बिजनेसमैन के बीच, तो वो दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि विज्ञान कंट्रोल करो। हालांकि खुद अपने लैब में सब कुछ कर रहा है, लेकिन विज्ञान को कहीं ना कहीं कंट्रोल करो। तो विज्ञान अगर आध्यात्मिक चेतना के साथ नहीं होगा, और आइंस्टीन इस चीज़ को समझ चुके थे। आइंस्टीन, हालांकि ये स्टेटमेंट जो है आइंस्टीन का एटम बम के साथ आया था, एटम बम के बाद तो आइंस्टीन की कहानी जो है वो आप सुनेंगे या सुने होंगे सब लोग, कि अल्बर्ट आइंस्टीन घर से निकले नहीं दिनों तक, लगा कि आइजनबर्ग ने उनके साथ धोखा कर दिया वहाँ बम गिरा के, मैंने तो हिटलर को डराने के लिए केवल दिया था, इतना जल्दी 2 बम नहीं गिरना चाहिए। और कुछ बुद्धिजीवी मित्रों को बुलाए बहुत नॉर्मल होके, और कहे कि शेष जीवन में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में बिताऊंगा, और वहाँ वो सबको बुलाए और गांधी की फ़ोटो रखे हुए थे। इतने बड़े हमारे गांधी के दीवाने थे। तो आज सबसे पहले इच्छा थी क्लास से पहले, लेकिन आज गांधी जी का शहादत दिवस है, तो एक बार ज़रूर नमस्कार कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ठीक है जिसको जो मन करता है बोलता है, लेकिन गांधी की आत्मकथा या जो भी लिटरेचर ओरिजिनल मिले उसको पढ़िए, समझिए, जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। इतना बड़ा आदमी हमारे यहाँ हुआ। खुद अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हार मांस का पुतला आने वाली सदी विश्वास नहीं करेगी, छोटी बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने जापान को भी लिखा कि मैं आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ, और बहुत कुछ उन्होंने किया। तो इसका आंसर तो मैं आपको भेज चुका हूँ। हाँ, एक और सूचना दे दूँ कि टेलीग्राम से जुड़िए, आंसर लेना है तो, और आप मेरे ऑफिस में भी फ़ोन करके मनीष जी से व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। और आंसर के बारे में एक बात और कहूँगा, क्योंकि कुछ अपने मित्रों से फीडबैक आया कि आपने तो बहुत बड़ी लकीर खींच दी, सो सामान्य बच्चा इसको कैसे समझेगा। हम बोले देखो, अगर मैं एक चीज़ लिखूँगा तो स्टैंडर्ड वही होगा। तो मैंने एक मानक बनाया, अगर मेरे बच्चे 10% भी उसको समझ के क्रिटिकल होंगे, लिखने में आलोचनात्मक होंगे, निबंध का यही मतलब है,
तो उनको जो परिणाम मिलेगा वो देखने लायक होगा। उसमें से कुछ बच्चे जरूर हमारे हिस्से में आएंगे, हमसे मिलेंगे। प्रयास वही होना चाहिए। जब प्रयास के लिए लक्ष्य ही छोटा कर दें, भाई हर बार ओलंपिक में जाने वाले पुराने रिकॉर्ड से ज्यादा पे प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी तरह से प्रैक्टिस तो इसी लेवल का करना होगा। अगर बाजार के लेवल पे करेंगे तब तो कुछ नहीं मिलेगा, न प्रश्न कोई समझने वाला है, न उत्तर लिखने वाला है। तो वो मैं नहीं करने दूंगा। मेरे साथ रहेंगे तो वादा है, और बहुत टाइम नहीं चाहिए मुझे, 1 महीने में बहुत काम लायक बना दूंगा। कंपटीशन में बहुत नंबर नहीं मिलता है। अगर 180 नंबर भी 300 में आप ले आए, 200 भी ले आए, 160 से 200 तक ले आए, नैया पार है आपकी। और वो केवल अतिशयोक्ति ना माने तो वो जादू मेरे पास है। इसलिए जुड़िए, लोगों को जोड़िए, और बहुत जल्दी सारी कोर्स लोड हो जाएगी 1-2 दिन में, मतलब लोड होगी ऐप पे। हमें भी अपने कार्यालय को चलाना है, चीज़ों को देखना है। तो फिर बाद में मत कहिएगा अगर उसके फी स्ट्रक्चर में बढ़ गया कुछ हो। मात्र 99 रुपया ले रहा हूँ। कहीं भी आप पढ़ रहे हो, एक बार ऐसे और आंसर राइटिंग के लिए तो आइए। खैर, दूसरा है पानी में मछलियाँ नौनो कुटी बखरा, फिर बिहार के सारे चीज़ों में है। अब ये निबंध एक डिबेट खड़ा करता है, सॉरी ये लोकोक्ति, पानी में मछली नौनो कुटिया बखरा, एक आशावाद की ओर ले जाता है और एक अति सतर्कता की ओर ले जाता है कि जो चीज है नहीं, जो चीज है नहीं मेरे पास, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक यूथ के लिए ये विजन है। बट आजकल जो हो रहा है, जो एक्शन लेने वाले लोग हैं, जो कॉन्क्रीट फैसले करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये लोकोक्ति नहीं है। पॉलिटिकल, जैसे दिल्ली में यही हो रहा है आजकल इलेक्शन में कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारी पार्टियां लगी हुई है, पूरा हिंदुस्तान दिल्ली में है, सारे नेता यही हैं, बिहार के भी सारे यही हैं। उस कंडीशन में गलत है। लेकिन कोई बच्चा ये फैसला करता है कि मुझे बीपीएससी में टॉप करना है और ऐसे ऐसे करना है, तो उसके अंदर एक ऊर्जा संचलित होगी और वह ऊर्जा उसके जीन को उत्प्रेरित करती रहेगी और वो सफलता भी पा सकता है। तो बड़े खतरे भी हैं इस कथन के और इसके लाभ भी हैं। तो इसका जो डिबेट है ठीक से पढ़िएगा, और इसमें बिहार की पूरी संस्कृति झलकती है। क्योंकि बिहार, मेरा मानना है कि बहुत आशावाद से भरा है, क्योंकि हम सब वहीं से आए हैं। किसान की संस्कृति रही है। किसान से ज़्यादा बहादुर आदमी कोई नहीं होता है, कि अपने घर का सारा चीज़ उठा के उड़ेल देता है खेतों में और वो प्रकृति के भरोसे होता है। तो बहुत, चूँकि छोटे किसान हैं वहाँ, बड़े हैं भी बहुत कम हैं, उनको गिनने की ज़रूरत नहीं। तो बहुत उस संस्कृति को बड़ा अच्छे से झलकाता है और इस पे कोई भी बच्चा हाथ आजमा सकता है। क्योंकि ये डिबेट रिसोर्स वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन है, संसाधन बनाम वितरण है, स्वप्न है, भय है, जिम्मेदारियां हैं, कमिटमेंट है, सारे चीज़ों को लेकर एंगल बनाएंगे। और ये आपको मिल ही चुका होगा, नहीं मिला होगा तो देख लीजिए। क्योंकि कल क्लास लंबी हो रही थी इसलिए मैं रोक दिया था। अगला खेती आगे आगे पिछला खेती, अर्ली फार्मिंग ऑलवेज लीडिंग, लेटर फार्मिंग मस्ट सफर। ये इसमें गलत है, थोड़ा कहीं गलती हुई है कि अगला खेती आगे आगे, पछिला खेती, जो पीछे खेती होगी वो पिछड़ेगी। इसके लिए कोई अपने यहाँ वर्ड रहा होगा। तो ये क्या है? ये एक थंब रूल है खेती बाड़ी का। ये विचार घाक के
जो खेती जितना अर्ली किया जाए, क्योंकि खेती डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है इन्वायरमेंट, मतलब मॉनसून, इन्वायरमेंट, सब चीज़। अगर आप उसमें विलंब करते हैं, यही कारण है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जहां सफल हुआ, मेगा सक्सेस उसको मिला पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे श्रीगंगानगर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, थोड़ा धान के मामले में आंध्र प्रदेश, करीमनगर। तो यही उनको ट्रेनिंग दी गई जो आज दिल्ली के लिए बड़ा, दिल्ली के जीवन को ही लॉक कर देता है, क्योंकि बहुत फास्ट वो खेती करते हैं और दिवाली से पहले यानी अश्विन में ही वो धान काट लेते हैं। और इतना जल्दी काटते हैं और उनके पास ये टाइम नहीं है कि पुआल को लाया जाए, मशीन से काटते हैं और फटाफट उसको खेत में ही जला के खेत को रेडी करके गेहूं डाल देते हैं। बस कटने ही वाला है उनका गेहूं। हम बिहार में रिलैक्स रहते हैं, शुरू से मानते हैं कि अग्रहण में, अगहन जिसको बोलते हैं अपने यहाँ में, धान कटा रहा है, आराम से दवनी हो रहा है, स्लो हो रहा है। उसके बाद खेत तैयार करेंगे, थोड़ा हाल है, थोड़ा पानी है, ये करते करते हम बहुत लेटर फेज में डालते हैं। होली के बाद हम काटते हैं और उसी बीच एक नेचुरल वेव बनता है बारिश का और कई बार पत्थर गिरने लगता है, अंदर गिरने लगता है, खेत में ही गेहूँ बर्बाद होता है। तो ये तीनों फसल करते हैं, खरीफ, रबी, जायद, तीनों बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। तो कृषि के लिए एक चेतावनी है और आप सबके लिए भी है कि अगर किसी तैयारी को आप 11th आवर पे करते हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे कि मस्ट आपको पछताना होगा। अपने यहाँ इस पे लोकोक्ति है कि भोज के बेरी कोमरा रोपा, यानी भोज कर रहे हैं और कोमड़ा आप रोपने जा रहे हैं। भाई उसमें टाइम लगता है, कम से कम कोमड़ा को फल देने में 70-80 दिन लगते हैं। तो भोज के बेरी कोमड़ा तो रोपाएगा नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं, एक ट्रेंड और देखें कि जो एग्जाम आ गया सबकी तैयारी करने लगे, फॉर्म भर दिए। नहीं, थोड़ा रुकिए। ये जिस एग्जाम में व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव पूछे जाते हैं, उसमें तो सबसे पहली तैयारी यही होनी चाहिए कि हर दिन कोशिश कीजिए टारगेट की 5000 वर्ड लिखना है। अभी जो लोग प्रीलिम्स किए हैं, अगर इस मुगालते में हैं कि पढ़ेंगे अभी और तब करेंगे, गए। आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, जो है उसको तो संभालिए। भाई घर जल रहा हो तो गंगे जल की तलाश नहीं की जाती है। अब वक्त को देखिए कि आप जो हैं वो तो प्रेजेंट कर दीजिए। कोई भी कंपटीशन इंडिया का 40% पे लोग compete कर जाता है, क्यों आप 100% के बीच हैं। एक IAS टॉपर मेरा प्रिय दोस्त था 94 में, जब मैं एडिटर था सम्राट का, उसने बोला है, रिटन डॉक्यूमेंट से उसका पूरा इंटरव्यू है, आधा किताब को फाड़ दीजिए। श्री कृष्ण वत्स, ये भी पढ़ लें। 2 दोस्त से मिला रहे, ये नहीं पढ़ाओ नहीं रहे, क्वेश्चन 1 साल पहले सेट करके हुआ सेट निकल रहा है, 6 महीना पहले निकला हुआ है और डीप सी पे हम जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं। जो कुछ भी आपने पढ़ लिया, बाइंड अप, स्टॉप इट, लिख जाइए पहले, उसके बाद टाइम मिले अखबार जरूर पढ़िए। यू मस्ट कनेक्ट विद द न्यूज़पेपर, अपडेट रहना है, क्योंकि आगे इंटरव्यू की भी तैयारी साइलेंटली होती रही। एक न्यूज़पेपर को थॉरो पढ़ना है, 1-2, आजकल कितना सस्ता है न्यूज़पेपर, हम लोग सबके सब्सक्राइबर है, कोई रेट ही नहीं। 2 दोस्त मिलके न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कीजिए और थॉरो पढ़िए, क्योंकि बहुत बड़ी बातें होती है। जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्रिटिकल माइंस पे सोचने लगा है। ये भी इफेक्ट अमेरिका का है कि जितने भी माइंस एंड मिनरल्स हैं, क्रिटिकल की श्रेणी बनाया गया है और उसके लिए अलग से पैसा आवंटित किया। छोटी बात नहीं है, ये हर परीक्षा का वो ये प्रश्न होने जा रहा है
निबंध में भी इसको मैं घुसाऊंगा, तो वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, वो रिसर्च तो सारा आपको दिखेगा, और बहुत सारे वेलफेयर योजनाओं पे भी निबंध बनता है। हमको पता है कि कहाँ कहाँ है। एक शिक्षा एक टॉपिक है, उस पर दोनों वर्ष निबंध पूछा है, इसमें कोरोना के पहले पूछा है, कोरोना के बाद, उसके बाद 69 में नई शिक्षा नीति पे पूछा है। तो सब कुछ रिसर्च हम लोगों के पास है, सब डिलीवर करेंगे। अखबार पढ़ने के बाद डेली 5000 7000 वर्ड लिखो यार, राइटिंग की। राइटिंग के लिए 2 शब्दों के बीच की दूरी कांस्टेंट रखो, अक्षरों के बीच कोई दूरी नहीं, बहुत सुंदर बनेंगे। हम लोग के ज़माने में जल्दी किसी को राइटिंग खड़ा मिलता नहीं था, काड़ा के कलम से डेली लिखना लिखते थे। तो जो जितने लिखोगे, जो कुछ भी, फिर मिलाओ उस आंसर को ना किताब से या उससे कि क्या छूट गया, कितना % हम किए, रटो मत, और उसको इंप्रूव करते चले जाओ। तो पढ़ाई के मॉडल को चेंज कर दो। ये प्रीलिम्स नहीं है कि बस तुक्का भी चल सकता है, कुछ भी नहीं, पूरे लिखने की तैयारी। तो इसका मतलब है कि समय पर काम करने ही सफलता की गारंटी है, तो इसको कोई भी लिख सकता है। नेक्स्ट, मूछ मुठैयन लोढ़ा होयन नहाती ना घोड़ा होयन, ईर्ष्या में कहा गया निबंध है। इसको मैं एक केस स्टडी के रूप में इसका आंसर दिया हूँ। आंसर का ट्रिक भी समझो, कहीं कहीं मैं रिपोर्ट भी बना दिया हूँ उसको। एक आंसर मैं निबंध में रिपोर्ट शैली का था, तो रिपोर्टाज बनाया हूँ। चूंकि एक बहुत बढ़िया रिपोर्टाज जो निबंध के रूप में भी रेणु जी का अपना प्रसिद्ध है, पटना में बाढ़, 74 से पहले भी पटना में बाढ़ आया था, उस पर रेणु जी का क्या निबंध है, फणीश्वर नाथ रेणु का, बहुत पहले मैंने पढ़ा था। तो ये देखो कि किस बॉल को कैसे ट्रीट करना है, बैट्समैन को वहीं पे डिसाइड करना होता है। तो ईर्ष्या से बड़ा निबंध है, विद्वेष है इस निबंध में। और मैंने कैसे इसको ट्रीट किया कि जैसे ही कोई कमजोर आदमी सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से होता है, तो कोई बड़ा मठाधीश, बड़ा आदमी, इवन कोई छोटा क्रिमिनल ही पैदा ले लेता है, तो बड़ा क्रिमिनल कहेगा मूछ मुड़ैयन लोढ़ा हो जाए। लोढ़ा माने वही जिससे मसाला पीसते हो, मतलब कितना बड़ा मूछ हो सकता है, चूहा कितना बड़ा हो सकता है, वो हाथी थोड़ी हो जाएगा। हाँ, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग है, याद रखना दोस्तों। एक विज्ञान की एक बहुत बड़ी खोज है म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। एक तो प्रॉपर्टी का म्यूटेशन सुनते होगे, डेट इज कॉल्ड दाखिल खारिज म्यूटेशन। जीन में म्यूटेशन करके बनाया जा सकता है, लेकिन उधर मत चले जाना, नंबर नहीं मिलेगा। कुछ साइंस के बच्चे के निबंध की प्रवृत्ति मैंने देखा है कि ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं आपके सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक बोध का परिचायक है निबंध। आपकी योग्यता को नहीं परख रहा है कि कोई इंजीनियर होगा बढ़िया बायोटेक, कल बस म्यूटेशन लिख के इस बात को ही खारिज कर देगा कि नहीं हाथी हो सकता है, बस गया गया, उसका सत्य लिखा है, लेकिन ये अपने परिधि के अंदर आंसर खोज रहा है कि इसको कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। जातीय द्वेष, जो सामाजिक विडंबना है, जो गरीब और अमीर की रेखा है, उस चीज को देख रहा है। कोई जलते हुए, किसी ने जलते हुए, कोई गरीब कमजोर समान आदमी सफलता पा रहा है और जलते हुए वो बोल रहा है। ऐसा होता है, हर कोई के जीवन में होता है। इसलिए जीवन में कभी भी ईर्ष्या भी होनी चाहिए, ये मैं नहीं कहता हूं। ईर्ष्या 7 विकारों में भी क्रिश्चियनिटी में चर्चा की गई है, सप्त विकार है ईर्ष्या। बट जब से इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होने लगी 1990 से, कि बौद्धिक संवेदना, तो बुद्धि लब्धि पर यह भारी पड़ता है कि जिन लोगों के पास संवेदना लब्धि है वो ज़्यादा जीवन में असफल होते हैं। लेकिन ईर्ष्या एक बाउंड्री के अंदर है। ईर्ष्या ये होनी चाहिए कि काश मैं भी इसके तरह बीपीएससी में टॉप कर जाता, अच्छा कर जाता, काश इसके तरह मैं लिख पाता, काश इसके तरह मैं बोल पाता, इसके तरह चल पाता। तो ईर्ष्या रचनात्मक ऊर्जा देगी, जिससे आप
खूब खूब उर्वर बनोगे। लेकिन जैसे ही उसके चीज को अस्वीकार कर दोगे, द रिजेक्शन ऑफ द फैक्ट, तो जीवन तुमको रिजेक्ट कर देगी। स्वीकार हो करना है, और स्वीकार करके प्रेरणा प्राप्त करना है कि भाई वो इतनी बुरे हालत में रह के उन्होंने इतना अच्छा काम किया। प्रेमचंद डिबरी में लिखते रहे, राजेंद्र प्रसाद पूरे जीवन डिबरी में पढ़ते रहे, लेकिन कितना आगे गए, कितना आगे गए, कल्पनातीत। प्रेमचंद के सारे बच्चे एसी में रहे, सब कुछ किए, कहां कोई दूसरा प्रेमचंद हो सका। तो अब उस जमाने में भी प्रेमचंद से ईर्ष्या करने वाले खूब लोग थे, बहुत गाली बकते थे लोग, ब्राह्मणवादी लोग। वो तो शहर का एक योगदान है, ये भी याद रखना फैक्ट, कि शहर नहीं होता तो ये सभ्यता सुंदर नहीं होती। प्रेमचंद नहीं होते, रैदास नहीं होते, कबीर नहीं होते। क्योंकि शहरों का जब पढ़ोगे इकोनॉमिक चीजें, मैं आंसर राइटिंग में बताऊंगा, तो शहर की एक बहुत बड़ी खूबी है कि शहर कृषि पे जब खत्म हो डिपेंड नहीं रहता है। शहर में बहुत कुछ ऐसे हैं कि अपने आप मिलते रहते हैं, वहां किसी को जबरदस्ती कोई पिछाड़ नहीं सकता है। रैदास मोची थे, और एक बात पे उनको कबीर ने भी कहा है कि संत के संत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये भी एक लोकोक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज सारे न्यूज़पेपर को लिखना चाहिए कि प्रयाग की जो दुर्दशा हुई है, जो कितने लोग मर गए, बिछड़ गए, तो गंगा कोई त्रिवेणी संगम पे नहीं है। तो ये बात कहने की हिम्मत मध्यकाल में हुई, या कबीर ने जितना बगावत करके दिखा दिया, या प्रेमचंद ने सदगति जैसी कहानी लिख के दिखा दी, जिसे आज भी पढ़ोगे तो केवल आंख से आंसू आएंगे, चाहे जीत जाति और वर्ण के आप हो, कि ऐसा भी कभी हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि कभी भी आप किसी भी चीज को पॉजिटिव लेना सीखिए, और ये याद रखिए कि ट्रिक से चलना है, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं फंसना चाहिए, ये भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे आप लोगों में से बहुत सारे बहुत ब्रिलियंट बच्चे भी हैं, आजकल ट्रेंड हो गया, इंजीनियर्स ये वो सब को हाथ आजमाते हैं, डॉक्टर से भी आजमाते हैं। तो कहीं जेनेटिक टेक्नोलॉजी भाई अपने साइंस टेक में रखना, इसमें मत घुसा देना। क्योंकि संस्कृति बोध को ये पूछ रहा है कि आप जहाँ हो इतने बड़े पदाधिकारी बनोगे, तो समाज को आप समझ रहे हो कि नहीं, जान क्यों न हो। इसलिए इस पेपर का जितना सैल्यूट किया जाए बीपीएससी को, इस सिलेबस का, उतना कम है। तो जय हिंद। आशा करता हूँ कि आप लोग देखो, और हमारी टीम बोलती है कि आप बोलते नहीं लाइक करो, भाई लाइक भी कर दो। जो भी है आप सब होशियार हो हमसे, शेयर भी करो, अच्छा लगे तो, ये मैं जरूर कहूँगा, अच्छा लगे तब लाइक करो, शेयर करो, और थोड़ा इसको फैलाओ, इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ। आप ही लोग के भरोसे मैं आया हूँ। जय हिंद।